मनुष्य जीवन भर अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहता है। अगर इच्छा को छोड़कर वो अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करे तो उसकी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आप विशेषकर हिंदी विषय से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है उत्तराखंड प्रवक्ता हिंदी से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि प्रवक्ता परीक्षा होने वाली है जनवरी से। ये परीक्षा 25 जनवरी से डिसाइडेड है और अभी इसका विज्ञापन और सिलेबस अभी आने वाला है, तो हम अपनी तैयारी करते रहते हैं। तो आज जो हैंड रिटन नोट्स लेके मैं आपके सामने आई हूँ, इसमें आपका टाइम भी बचेगा, साथ ही साथ आपके वन लाइनर नोट्स भी बनते हुए जाएंगे। सारी चीज़ें आज हम जो पढ़ेंगे वो सारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप सभी वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें। और इससे भी संबंधित अन्य कोई भी जो पॉइंट या टॉपिक बचते हैं, आप प्लेलिस्ट ज्वाइन करें और चैनल से जुड़ें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की अगर हम बात करते हैं तो एक अनौपचारिक है और एक औपचारिक है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो अनौपचारिक परंपरा है, पहले उस पर हम बात करते हैं। औपचारिक में जो है, अनौपचारिक में भी हम बात करेंगे। औपचारिक में भी 3 पार्ट हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल एक ऐसे महान साहित्यकार, कवि कह सकते हैं, आलोचक कह सकते हैं, विद्वान कह सकते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इन्हीं के ऊपर इन्हीं के ऊपर शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर करके औपचारिक को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम अनौपचारिक की बात करते हैं। तो अनौपचारिक में भक्तमाल एक रचना है जिसमें 200 कवियों का वर्णन है और नाभा दास द्वारा ये रचित है। और ये अनौपचारिक हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा की हम शुरुआत कह सकते हैं, जिसमें 214 छंद का प्रयोग किया गया है। तो महत्वपूर्ण है कि भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? 200 कवियों का वर्णन है और नाभादास की रचना है। ऐसी ही बात करते हैं कविमाला की, जो 1692 में लिखी गई है। और तुलसीदास नहीं, तुलसीराम इसके रचनाकार हैं। 1443 से लेकर 1643 ईस्वी के बीच के 75 कवियों का इसमें वर्णन है और ये उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं कालिदास हजारा, जो एक वृत्त संग्रह है, इसको कहा जाता है। शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ यही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ क्या है? कालिदास हजारा है। तो 1423 से लेकर 1718 ईस्वी के बीच के 212 कवियों का वर्णन 1000 पद में लिखा गया है। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसके नोट्स भी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा, इसके बाद अभी हम अनौपचारिक की ही बात कर रहे हैं। तो उसके बाद आता है आदि ग्रंथ, जो 1504 में रचित है। गुरु अर्जुन देव द्वारा ये संपादित किया गया है और इसमें कबीर के पदों का प्रामाणिक संग्रह है। तो आदि ग्रंथ क्या है? इसमें कबीर के पदों का प्रामाणिक संग्रह है। बात करते हैं 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की यात्रा वार्ता। ये दोनों ही गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, जिसमें भक्त कवियों का परिचय एवं पद मिलते हैं। अगर प्रश्न आता है कि 84 वैष्णव वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता की किसकी जो है, किसकी रचनाएं हैं? गोकुलनाथ की हैं। और भक्त कवियों का परिचय एवं पद इसमें मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं औपचारिक प्रयास, जिससे बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं। औपचारिक प्रयास कब किया गया? पहले किसने किया गया? वर्णानुसार किसने किया गया? कालक्रमानुसार किसने किया गया? किसने इसको किस भाषा में लिखा? किस रूप में इसको सम्मिलित किया गया? तो सबसे पहले नाम आता है गार्सद तासी का, जिनकी जो रचना है इस्तवार द लॉ लितियत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। इसका 2 भाग हैं। पहला भाग जो आया है वो है 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग आया है 1847 ईस्वी में। और सबसे महत्वपूर्ण, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया साहित्य इतिहास है और पहला हिंदी साहित्य इतिहास है। अगर ये आए कि पहला हिंदी साहित्य इतिहास कौन सा है, तो गार्सद तासी का इस्तवार द लॉ लितियोत्तर हिंदुस्तानी। लेकिन अगर हिंदी का आएगा तो दूसरा होगा, क्योंकि ये किस भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच में लिखा गया। हिंदी का भी आगे हम बात करेंगे। तो पहला हिंदी साहित्य इतिहास है। इसका जो परिवर्धित संस्करण है वो 1871 में 3 खंड में प्रकाशित हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या हैं?
इस साहित्य इतिहास की विशेषताएं क्या है? सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें जो है वर्ण क्रमानुसार वर्णन है, माना ए अल्फाबेट वाले जो है उनका पहले कवियों का वर्णन है, फिर बी वालों का, तो अंग्रेजी के अनुसार इसमें वर्ण क्रमानुसार वर्णन है। दूसरा, इसमें 3224 रचनाएं हैं और 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें से 72 कवि हिंदी के थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि गारसत तासी के साहित्य इतिहास में कितने कवि हिंदी के थे? 72 कवि हिंदी के थे। अगर प्रश्न आता है लिपियों की जानकारी सबसे पहले कहाँ किस इतिहास से मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, गारसत तासी के इस्तवार द लॉ लित्युत्तर हिंदुस्तानी से लिपियों की जानकारी मिलती है। उर्दू के कवियों के प्रति इसमें विशेष आग्रह देखा गया है इस साहित्य इतिहास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मौलवी करीमुद्दीन इनका। ठीक है, मौलवी करीमुद्दीन का, इसमें इन्होंने लिखा है तजकीरा ए सुवराई हिंदी, 1848 ईस्वी में लिखा गया। 1004 कवि शामिल किए गए और काल क्रमानुसार वर्णन है और तासी के ग्रंथ का ही अनुवाद है, तो ये भी हम इसको हिंदी का पहला नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये तासी के ग्रंथ का ही अनुवाद है जो गारसत तासी ने लिखा, इन्होंने मौलवी करीमुद्दीन ने उसका जो है अनुवाद किया। अब बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की, शिव सिंह सरोज, जिसमें हमने बात की थी कि भक्तमाल, वहां पर हमने बात की थी ना कि किसके कहाँ से इसका आधार माना गया है, तो शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज इसकी रचना है 1883 ईस्वी में। इसमें 1003 कवियों का परिचय मिलता है और 838 कवियों की रचनाएं मिलती हैं और इसमें वर्ण क्रमानुसार, अभी तक हम काल क्रम की बात कर रहे थे, यहाँ पर वर्ण, ये भी वर्ण क्रमानुसार है, ऊपर भी वर्ण क्रमानुसार था, ये काल क्रमानुसार वर्णन था, यहाँ पर वर्ण क्रमानुसार वर्णन है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको दिखाई देंगे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका जो इतिहास है वह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 951 कवियों का वर्णन मिलता है। विशेषताएं इसकी यह है कि इसमें परिचय काल क्रमानुसार मिलता है। संस्कृत, अब ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू के कवियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये ध्यान देंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास लिखा, इसमें संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू के कवियों को शामिल नहीं किया गया है। अगर बात करते हैं अगली विशेषता, तो युगीन परिस्थितियों के साथ साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण इसमें किया गया है। आदि काल को ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, इंपॉर्टेंट है कि आदि काल को ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल, आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। इन्होंने 11 कालखंड बनाए हैं और इनका जो नामकरण प्रणाली है वो यादृच्छिक प्रणाली पर आधारित है। इसको आप जरूर लिखेंगे कि ग्रियर्सन का जो नामकरण है, जो कालखंड के नामकरण अभी हम पढ़ेंगे, वो यादृच्छिक प्रणाली पर आधारित है। अब ये जो कालखंड इनका वर्गीकरण किया गया है, इन पे हम ध्यान देते हैं किस प्रकार से ग्रियर्सन ने वर्गीकरण किए हैं। पहला है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी का प्रेम काव्य, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां है तुलसी के प्रवर्ती कवि, नवा है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ग्रियर्सन ने 11 कालखंड बनाए, वो इस प्रकार हैं। अब इसमें कुछ विवादास्पद मान्यताएं हैं जो ग्रियर्सन ने मानी है। सबसे पहली बात, ग्रियर्सन ने माना है कि भक्ति आंदोलन का उद्भव जो उन्होंने माना वो ईसाई प्रभाव से माना है, तो ये थोड़ा विवादास्पद है। विद्यापति को उन्होंने भक्त कवि कहा है, विद्यापति को इन्होंने भक्त कवि कहा है ग्रियर्सन ने। मैथिली क्रेस्टोपैथी में ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी भक्त कवि भी कहा है। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल का कवि भक्ति कवि भी कहा है और मैथिली क्रेस्टोपैथी में ग्रियर्सन ने विद्यापति को रहस्यवादी भक्त कवि भी कहा है। और बिहारी जो बिहारी कवि हैं हमारे, उनको यूरोप का सबसे बड़ा कवि किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। तो ध्यान देंगे आप लोग, अगर प्रश्न आता है कि बिहारी को यूरोप का सबसे बड़ा कवि कौन मानते हैं? ग्रियर्सन मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू को विदेशी भाषा भी इन्होंने माना और नामकरण की यादृच्छिक प्रणाली इन्होंने अपनाई है। बात करते हैं हम अब मिश्र बंधु की। मिश्र बंधु कौन है? ये 3 भाई हैं, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। कई बार इन तीनों भाइयों का नाम पूछने को आता है, तो ध्यान देंगे सुख श्याम गणेश। ठीक है, सुखदेव श्याम गणेश, इस प्रकार से इनके नाम पूछने को आते हैं, तो ध्यान रखेंगे 3 भाइयों के नाम।
तो रचना है इनकी मिश्र बंधु विनोद 4 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम 3 खंड जो प्रकाशित किए गए हैं वो 1913 और चतुर्थ खंड प्रकाशित किया गया 1934 में। द्विवेदी युग में प्रकाशित ये रचना है। ये मिश्र बंधु रचना कब प्रकाशित हुई है? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। इंपोर्टेंट है। विशेषताएं इसकी क्या है? ये सर्वाधिक बृहद ग्रंथ है। ये सर्वाधिक बृहद ग्रंथ है क्योंकि इसमें 4591 कवियों का वर्णन मिलता है। तुलनात्मक पद्धति से यहाँ पर मूल्यांकन मिलता है कि कवियों को कंपेयर किया गया है। मिश्र बंधु ने बिहारी को कवि नहीं माना। अभी हम आगे पढ़ रहे थे, बिहारी को यूरोप का सबसे बड़ा कवि माना है ग्रियर्सन ने, और मिश्र बंधु जो है बिहारी को कवि मानते ही नहीं। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे। तुलनात्मक आलोचना की समीक्षा की गई है हिंदी नवरत्न करके। तुलनात्मक आलोचना की समीक्षा जो है वो हिंदी नवरत्न में है। और प्रमुख जो है 5 कालखंड इन्होंने बनाए हैं। प्रथम 3 कालखंडों को 2 उपखंडों में विभाजित किया है। तो कुल 8 जो है कालखंड इनके हैं। तो किस प्रकार है वो इस प्रकार इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। तो आरंभिक काल को इन्होंने बोला है पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल, जो आप ईयर देख सकते हैं 643 से 1286 और 1287 से 1387। माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक, ठीक है, इनको 1388 से 1503 और 1504 से 1624। अलंकृत काल पूर्व और उत्तर, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल 1625 से 1733 और 1734 से 1832। तो इस प्रकार ये हो गए। ठीक है, 3 हो गए जिसके उपखंड हैं। और यहाँ पर चौथा है परिवर्तन काल 1833 से 1868 और वर्तमान काल 1869 से अद्यतन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अलंकृत काल, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। और आचार्य शुक्ल कहते हैं रीतिकालीन कवियों के विषय में कि मैंने रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु से ही लिए हैं। वो रीतिकालीन कवियों के बारे में जो भी परिचय विवरण लेते हैं वो खुद कहते हैं कि मैंने जो भी रीतिकालीन कवियों के परिचय लिए हैं वो मिश्र बंधु से लिए हैं। तो महत्वपूर्ण है ये। अब बात करते हैं हम रामचंद्र शुक्ल, जिनका साहित्य इतिहास कालखंड बहुत ही चर्चित है और सर्वसम्मति से ये माना भी जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा 1929 ईस्वी में। याद रखेंगे ईयर 1929 ईस्वी में। बाद में इसे और विस्तृत और परिवर्धित कर स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में अंगीकार कर लिया और आज भी निर्विवाद रूप से यह सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ठीक है, शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। चित्त वृत्ति जहां पर आएगा ध्यान देना, शुक्ल जी का द्वारा बोला गया कथन है। अब इस वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस वाक्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। और सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन की साहित्य भी परिवर्तन होगा। अगर सामाजिक वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है तो साहित्य में परिवर्तन होगा। कहते हैं ना, साहित्य ही समाज का दर्पण है। इसी प्रकार आगे वो कहते हैं कि सामाजिक मनोवृत्तियां राजनीतिक, सांप्रदायिक, धार्मिक आदि के कारणों से बदलती रहती हैं। शुक्ल जी ने 900 वर्षों के साहित्य को अपने ग्रंथ में समायोजित किया है। 900 वर्षों के साहित्य को अपने ग्रंथ में समायोजित किया है। इसकी विशेषता क्या है? इनके साहित्य इतिहास की विशेषता क्या है? हम शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं अभी। तो शुक्ल जी का साहित्य दृष्टिकोण जो है प्रत्यक्ष विधेयवादी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल ने लिखा है वो उसका दृष्टिकोण कैसा है? तो प्रत्यक्षवादी, विधेयवादी। और प्रत्यक्षवादी धारणा ये कहाँ से ली गई है? ये तेन के द्वारा दी गई है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, तेन। तो शुक्ल जी किससे प्रभावित थे? शुक्ल जी तेन से प्रभावित थे। अभी आगे हम हडसन को भी पढ़ेंगे जिन्होंने तेन का विरोध किया, और वहां पर हम किसको पढ़ेंगे ध्यान देंगे आगे आप लोग। तो प्रत्यक्षवादी धारणा तेन के द्वारा दी गई है और जो शुक्ल जी हैं वो इन्हीं से प्रभावित हैं। अगला है, शुक्ल जी रचनाकारों के जीवन लिखने के बजाय, उनकी जीवनी लिखने के बजाय रचनाओं के मूल्यांकन को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि आलोचक के रूप में पहचाने जाते हैं ना, तो मूल्यांकन इन्होंने रचनाओं का किया है जीवनी लिखने के बजाय। रचनाओं के मूल्यांकन हेतु काव्य शास्त्रियों एवं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोणों को समन्वित करके रस की लोक मंगलकारी अवधारणा से मूल्यांकन किया है। इंपॉर्टेंट है, रस की लोक मंगलकारी अवधारणा का अगर कोई जिक्र आता है तो रामचंद्र शुक्ल आप उससे जोड़ सकते हैं। संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने वाली शैली का विरोध करते हैं। रहस्यवादिता, प्रतीक, परिभाषिक शब्द, छायावाद, उक्ति, वैचित्र, केशव, कबीर, वक्रता का विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं माना जाता है कि शुक्ल जी कबीर का बहुत विरोध करते थे। और वहीं आगे हम पढ़ेंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को।
ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कबीर की वक्रता का विरोध करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इनका कालखंड वर्गीकरण देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 तक, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक, रीति काल संवत 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल संवत 1900 से अद्यतन मतलब अभी तक। अगर हम ईसवी सन में 57 जोड़ दें, 57 जोड़ दें तो संवत बन जाता है। यानी अगर आपको इसको ईसवी में कन्वर्ट करना तो आप 57 घटा दोगे और जोड़ दो, अगर ईसवी में 57 जोड़ दोगे तो संवत बन जाएगा। ये एक प्रश्न है कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो और कालखंड का वर्गीकरण उसको देखते हैं। भक्ति काल में उन्होंने 2 पार्ट किए, निर्गुण सगुण। निर्गुण के अंदर उन्होंने ज्ञानश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण में उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य, राम भक्ति काव्य। रीति काल के भी उन्होंने 2 उपखंड किए, रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य। और बात करते हैं आधुनिक काल की तो उन्होंने इसमें प्रथम उत्थान भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग अनुशासनबद्ध कहा और तृतीय उत्थान द्विवेदी युग स्वच्छंदतावादी ये कहा। तो ये था रामचंद्र शुक्ल का कालखंड उपकालखंड वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। अब इनके आलोचना, ठीक है, इनकी आलोचना जो इन्होंने साहित्य लिखा इसमें क्या क्या बातें निकल के आई उस पर हम बात करेंगे। क्या इनके साहित्य इतिहास की क्या आलोचना की गई। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के कारण भक्ति आंदोलन की व्याख्या इस्लामी आक्रमण का प्रभाव कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो सूफी काव्य को मसनवी कहा, गणपति चंद्र ने इसका विरोध किया। सूफी काव्य को मसनवी कहा है तो गणपति चंद्र गुप्त ने इसका विरोध किया है कि सूफी काव्य को मसनवी काव्य क्यों कहा। ठीक है। और प्रबंध काव्य लोकमंगल के प्रति विशेष आग्रह के कारण मुक्तक कवि और रचनाओं के प्रति न्याय नहीं किया है, जैसे कि कबीर की आलोचना इन्होंने की है। इन्होंने कबीर की आलोचना की है तो ये भी एक आलोचना का विषय बनता है। ये भी इनकी साहित्य इतिहास की विशेषता है। वीर गाथा काल नाम पूर्णतः उपयुक्त नहीं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसका खंडन किया है। वह कहते हैं कि वीर गाथा काल नाम पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। तो अगर आ सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास शुक्ल जी के वीर गाथा काल नाम का खंडन किसने किया है, विरोध किसने किया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। इन्होंने रीति काल का प्रवर्तक संबंधी जो प्रसंग है उस पर भी है, क्योंकि शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को, जबकि अन्य ने केशव दास को माना है। तो इन्होंने बिल्कुल हटके रीतिकाल का जो प्रवर्तक माना है चिंतामणि को माना है और अन्य सभी ने केशव दास को माना है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, केशव दास रीतिकाल का कवि है लेकिन शुक्ल के माध्यम से चिंतामणि है। समकालीन साहित्य प्रेमचंद, नाटक, छायावाद आदि का मूल्यांकन नहीं कर सके। गद्य की तरफ विशेषकर निबंध की तरफ अधिक रुझान इनका रहा है। ये भी इनके एक साहित्य इतिहास की आलोचना में कहा जा सकता है। इन्होंने कहा है, शुक्ल जी स्वयं लिखते हैं कि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्यकार की कसौटी है, क्योंकि इनका निबंध की तरफ अधिक रुझान दिखता है इनकी इस पंक्ति से। अगर हम थोड़ा सा हटके बात करें तो गोदान और तमस को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गोदान और तमस को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। अब हमने शुक्ल को पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, आप सभी इसमें ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, जो इनके हम तेन की बात कर रहे थे तो ये तेन से नहीं हडसन से प्रभावित है और तेन का विरोध हडसन ने किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आप याद कैसे करेंगे, ह से हडसन, ह से हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास विषयक 3 ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगर बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। अगर इसकी विशेषता बात करते हैं, इनके हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता की बात करते हैं तो द्विवेदी जी का जो दृष्टिकोण है वह ऐतिहासिक या परंपरावादी हम कह सकते हैं। ये पाश्चात्य चिंतक हडसन से प्रभावित थे। जैसे शुक्ल जी तेन से प्रभावित थे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हडसन से प्रभावित थे और तेन का विरोध हडसन ने किया है। तो आप सोच सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहीं ना कहीं शुक्ल जी की बातों का विरोध किया है। जैसे कैसे किया है, द्विवेदी जी ने कबीर के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए नाथ परंपरा से जोड़ा है और सूर को जयदेव और चंडी की परंपरा से जोड़ा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कबीर का उन्होंने विरोध किया था शुक्ल जी ने, जबकि द्विवेदी जी ने उनका महत्व प्रतिष्ठित करते हुए नाथ परंपरा से कबीर को जोड़ा है। वैज्ञानिकता के बजाय समग्रता तथा संश्लेषणात्मक को अपनाते हैं द्विवेदी जी और रचना का मूल्यांकन समाजशास्त्री आधार पर करते हैं। इनका स्वयं का एक कथन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत, कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। और इन्होंने कहाँ बोला है, यह अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। क्या बोला है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इसको आप इंपॉर्टेंट है, लाइन याद रखेंगे, अशोक के फूल में बोला गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। शिल्प को कम महत्व देते हैं। इन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। इंपॉर्टेंट है कि
कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकालीन सिद्ध एवं नाथ साहित्य संबंधी आचार्य शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन कर इसे साहित्य में शामिल करते हैं। वह आदिकालीन सिद्ध एवं नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल करते हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने उनको शामिल नहीं किया था। अगला है भक्ति आंदोलन पर शुक्ल के विचार को हास्यास्पद कहते हैं। कैसे कहते हैं जरा देखिए, पूरा कोटेशन इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उन्होंने ईसाई प्रभाव कहा था आचार्य शुक्ल ने। तो वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति, इसको आप नोट कर सकते हैं, उनके द्वारा कहा गया कथन है। एक अगला कथन और है, भक्ति साहित्य 7वीं 8वीं सदी से दक्षिण भारत में अलवार परंपरा से विकसित हो गई थी। ये भी दूसरा उनका कोटेशन है। अगला कोटेशन बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूं, पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये कहीं ना कहीं शुक्ल जी के भक्ति आंदोलन या भक्ति के प्रभाव को जो उन्होंने बोली है, जो अपनी बात दिए हैं, उनका हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने इन कथनों से खंडन करते हैं। भक्ति साहित्य जिजीविषा का साहित्य, हतप्रभ जाति की पराजित मानसिकता का नहीं। वो यह भी कहते हैं कि उन्होंने कहा था ना शुक्ल जी ने कि वो हार चुकी थी जनता, तो भक्ति के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं नहीं, भक्ति साहित्य की जीने का, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा का एक साहित्य है, हतप्रभ जाति की पराजित मानसिकता का नहीं। आचार्य शुक्ल ने कबीर पर इस्लामी एकेश्वरवाद, पैगंबरी खुदावाद का प्रभाव बताया, जबकि इन्होंने यानी किन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर नाथों के हठयोग का प्रभाव बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान संदेश रासक की जो रचनाकार हैं को पहला कवि माना है। अब्दुल रहमान को क्या माना है? पहला कवि माना है। अब इनके द्वारा जो काल विभाजन है उसको देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अकॉर्डिंग आदि काल कहते हैं 1000 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से अद्यतन यानी कि अभी तक। अब बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। इतिहास ग्रंथ भी पूछे जाते हैं कि किसने लिखा है और कब लिखा है, तो 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। इसके अंतर्गत 693 से 1693 ईस्वी तक की समयावधि ली गई है। संपूर्ण ग्रंथ में 7 प्रकरण में विभक्त है, 7 इसके प्रकरण में विभक्त है ये पूरा ग्रंथ। विशेषताएं इसकी क्या है? सबसे पहली विशेषता है कि आदि काल को ये क्या कहते हैं? संधि काल एवं चरण काल 2 भागों में रखा है। तो इंपॉर्टेंट है, आदि काल के नाम पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आदि काल को इन्होंने संधि काल और चारण काल 2 भागों में रखा है। इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। इन्होंने निर्गुण ज्ञानश्री शाखा को संत काव्य तथा प्रेमश्री शाखा को प्रेम काव्य, जैसे हमने पढ़ा था ना कि शुक्ल जी ने भक्ति काल में 2 शाखाएं बताई थी, ज्ञानश्री और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानश्रयी को ये संत काव्य और प्रेमाश्रयी को ये प्रेम काव्य की संज्ञा देते हैं। ये पूछा जा सकता है, तो रामकुमार वर्मा द्वारा कहा गया है। यह ग्रंथ भक्ति काल तक ही सीमित है। इंपॉर्टेंट है कि रामकुमार वर्मा का जो साहित्य है ये कहाँ तक, हिंदी साहित्य ये कहाँ तक है? सिर्फ भक्ति काल तक है, ठीक है। कालक्रम 5 भागों में किया गया है, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब मैंने आपसे बात की कि ग्रंथ भक्ति काल तक ही सीमित है। जो रीति काल और आधुनिक काल है इनका वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ भक्ति काल तक ही वर्णन है। संधि काल, चरण काल और भक्ति काल तक वर्णन है। रीति काल और आधुनिक काल का इनका कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ईयर की बात करें तो संवत 750 से 1000 संधि काल, 1000 से 1375 संवत चारण काल, 1375 से 1700 संवत भक्ति काल, 1700 से 1900 संवत रीति काल और आधुनिक काल 1900 संवत से अद्यतन। संधि काल का आधार जो भाषिक प्रवृत्ति है और चारण काल का आधार साहित्यिक प्रवृत्ति है, ये इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये इन्होंने क्या लिखा है? जो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी है, इनका लिखा हुआ जो इतिहास है वह हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया है। आचार्य शुक्ल से प्रभावित थे, किंतु आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की अवधारणा को समन्वित करके इन्होंने इतिहास लिखा है। अगर पूछा जाए कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी किससे प्रभावित थे, तो आचार्य शुक्ल से प्रभावित थे। बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है, 1965 ईस्वी में लिखा है। यह ग्रंथ दो भागों में विभाजित है, 1857 ईस्वी से पहले का समय और 1857 ईस्वी के बाद का समय। अति वैज्ञानिकता के कारण वर्गीकरण थोड़ा जटिल हो गया है। अगर हम गणपति चंद्रगुप्त के वैज्ञानिक इतिहास की बात करते हैं, ये शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त किसको पहला कवि मानते हैं? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इन्होंने आचार्य शुक्ल की कई मान्यताओं का खंडन किया है। सूफी काव्य शैली को मसनवी कहने का भी खंडन किया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आचार्य शुक्ल की कई मान्यताओं का खंडन गणपति चंद्रगुप्त भी करते हैं। और इनके द्वारा दिए गए जो नामकरण वो इस प्रकार हैं: पूर्व मध्यकाल को उत्कर्ष काल, मध्यकाल को चरमोत्कर्ष काल, उत्तर मध्यकाल को अपकर्ष काल ही कहते हैं। और ईयर है 1350, 1500, 1500 से 1600, 1600 से 1875। अब बात करते हैं बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह ने लिखा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो लिखा गया 1996 में। सभी साहित्यकार शुक्ल जी को आधार बनाकर लिख रहे थे, पर बच्चन सिंह ने स्वयं को इस धारणा से दूर रखा। अगर प्रश्न आता है कि कौन सा वो इतिहासकार था जिसने शुक्ल जी के ग्रंथ को या शुक्ल जी के इतिहास को, साहित्य इतिहास को आधार बनाकर नहीं लिखा, तो बच्चन सिंह। काल विभाजन और नामकरण में कई परिवर्तन किए। आदि काल को अपभ्रंश काल, जातीय इतिहास नाम दिया। याद रखेंगे, जातीय जो आदिकाल है उसको अपभ्रंश काल, जातीय इतिहास नाम किसने दिया? बच्चन सिंह ने दिया है। आदिकाल नाम, और ये कहते हैं, ये बच्चन सिंह की कोटेशन है, याद रखेंगे, ये कहते हैं कि आदिकाल नाम भ्रामक है, इसमें आदम जमाने का बोध होता है। बच्चन सिंह कहते हैं, ये इंपोर्टेंट है, आ सकता है। पूर्व उत्तर मध्यकाल को ये गणितीय खेल बताते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि किसने पूर्व उत्तर मध्यकाल को गणितीय खेल कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ये विद्यावती को प्रथम कवि मानते। देखिए, सबके अकॉर्डिंग प्रथम कवि अलग अलग हैं, तो आप सबको नोट करेंगे। सबको मैंने अंडरलाइन किया, तो आप भी ऐसे नोट्स बनाएंगे। अगला है डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि डॉक्टर नागेंद्र से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डॉक्टर नागेंद्र 1973 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये संपादित किया, लिखा नहीं, सॉरी, इन्होंने लिखा नहीं, संपादित किया 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास। कालखंड वर्गीकरण किए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल का है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी का मध्य, भक्तिकाल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी का मध्य, रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी का मध्य, और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। इनका जो पूछा जाता है वो आधुनिक काल का जो विभाजन इन्होंने किया है वो कई बार पूछा जाता है, तो इसमें आप ध्यान देंगे। तो इनका जो आधुनिक काल का विभाजन पहला है, विभाजन जो है पहला है पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 तक, जागरण सुधार काल 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1938। देखिए, और जगह 1936 माना जाता है लेकिन ये 1938 मानते हैं। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 और नवलेखन काल 1953 से अद्यतन। बहुत महत्वपूर्ण है इनके आधुनिक काल की। और बात करते हैं, इन्होंने छायावाद को, इन्होंने छायावाद की जो अंतिम सीमा मानी है 1938 मानी, जबकि सामान्यतः सब लोग कौन से मानते हैं? 1936। तो कई बार पूछा जाता है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा छायावाद की समय सीमा लिखिए, 1918 से 1938 है। बाकी सभी ने 1918 से 1936 मानी, लेकिन इनके द्वारा 1938 मानी जाती है। भारतीय युग को पुनर्जागरण काल इन्होंने कहा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल इन्होंने कहा है, याद रखेंगे आप लोग, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का है। प्रगतिवाद और प्रयोग काल को 1938 से प्रारंभ मानते हैं, सामान्यतः प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से माना जाता है। तो ये नगेंद्र ने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये था आज का हमारा हिंदी साहित्य इतिहास। इसके आगे भी हम हैंड रिटन नोट्स लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको नोट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी प्रकार नोट्स लेके मैं आते रहूंगी। बस आप अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य सभी जिनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है उन तक जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।